तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा है हेडिंग? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब हम लोग ऐसे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे जहां एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। एक साथ दोनों फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये भी टॉपिक उतना टफ नहीं है। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स है तो अब मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स दोनों का एडिशन हो जाएगा। सिंपल है ये। तो देखिए ये नेट फोर्स लिख रहा हूं मैं। नेट फोर्स क्या लिखूं? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है। तो देयरफॉर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा और उनमें चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया। सिंपल है, इजी है। आप तो समझ रहे होंगे, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। ये तो बहुत ही आसान है भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, मैग्नेटिक फोर्स निकालिए, जोड़ लीजिए। अब ये जो नेट फोर्स आया, इस नेट फोर्स को एक नाम दिया जाता है। इस नेट फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इस नेट फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना? तो लॉरेंज फोर्स मतलब क्या? कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कंसीडर करिए कि मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। शॉर्टकट में सवाल लिख रहा हूं, समझिएगा। बी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ठीक? वेलोसिटी वेक्टर किसका? चार्ज पार्टिकल का, टुवर्ड्स ईस्ट है। टुवर्ड्स ईस्ट ये दिया हुआ है। ठीक? तो अब पूछा ये गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find electric field if the point charge moves undeflected। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल का, टुवर्ड्स ईस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कंडीशन क्या है? इफ पॉइंट चार्ज मूव्स अनडिफ्लेक्टेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना? अगर चार्ज पार्टिकल क्यू, वो क्यू चार्ज गिवन है, क्यू है ना, चार्ज क्यू गिवन है। तो चार्ज पार्टिकल क्यू लिख दो यहां पर, चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू लिख देता हूं। लीजिए यहां पर लिखता हूं पॉइंट चार्ज क्यू, ये लिख दिया ना। ये देखिए पॉइंट चार्ज क्यू लिख दिया, ये गिवन है ये। इफ पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स अनडिफ्लेक्टेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और कितना लगाएंगे? ठीक? अब
मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे होता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे, वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे ये लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड मैंने, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये देखिए बी वेक्टर, ओके। किसी चार्ज पार्टिकल को ईस्ट की तरफ फेंका गया है, तो ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको ईस्ट की तरफ फेंका गया, इसका वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, ठीक। इधर को ईस्ट मान लेता हूं मैं। पूछा ये गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा यदि इस पॉइंट चार्ज पर, यदि इस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। देखिए सवाल यही है, नेट फोर्स 0 है। क्यों नेट फोर्स 0 है? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। देखिए सवाल पढ़िए, लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लास्ट लाइन देखिए क्वेश्चन का, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी? जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या गिवन है? लॉरेंज फोर्स 0। लॉरेंज फोर्स 0 दिया हुआ है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स 0 गिवन है, ओके। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे क्यू ई, क्या हुआ यह? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या हुआ? मैग्नेटिक फोर्स। इसे कर देना है 0। तो क्यू 0 तो हो नहीं सकता है, क्यू छोड़िए, क्या आया? ई वेक्टर प्लस वेलोसिटी क्या है? वी आई कैप, है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है? माइनस बी जे कैप, ये करना है 0। ठीक है। तो E बराबर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, बोलिए, चलिए। I क्रॉस माइनस जे, ये क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। तो I क्रॉस माइनस जे अपने आप करिए और बताइए। हो गया। तो I क्रॉस जे क्या होता है? के कैप, और ये माइनस साइन तो है ही, तो क्या आ गया ये चीज? ये आ गया माइनस वी बी के कैप, आ गया ना, माइनस वी बी के कैप आ गया। ठीक, कोई डाउट? अरे आई क्रॉस जे, ये हो गया के, वी और बी था ही, माइनस साइन था ही, माइनस वी बी तो दिख ही रहा है ना, आई क्रॉस जे को के लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वी बी के कैप, ठीक है ना, ये आंसर है। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग जब सवाल किए, ऊपर देखिए, ऊपर डायग्राम में देखिए, ऊपर टॉप पे हम लोग जब सवाल किए हैं तो एक्स वाई एक्सिस ऐसे मान के सवाल किए हैं। ये तो पता चल ही रहा है ना, नॉर्मल कंडीशन जो था वही मान के सवाल किए हैं। एक्स एक्सिस किधर? इधर वेलोसिटी था, वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या माने आप? माइनस जे, मतलब वाई एक्सिस ऊपर, वही नॉर्मल केस जैसे मानते हैं वही मान के किए हैं सवाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो सिंपल है, ये टॉपिक भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना, ये टॉपिक भी कुछ खास टफ नहीं है। बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों है तो एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेना है क्यू ई, एक बार मैग्नेटिक फोर्स निकालना है क्यू वी क्रॉस बी, रिजल्टेंट ले लेना है और सवाल में जैसे कहा है वैसे कर दीजिए। कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, फोर्स 0 कर दीजिए, है कि नहीं। अब हम लोग इस पे कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। जैसे पहला स्पेशल केस है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये पहला स्पेशल केस है। वेलोसिटी वी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पहला स्पेशल केस है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने एक हॉलो हॉलो बॉक्स लिया है, क्यूबॉइड, मान लीजिए हॉलो क्यूबॉइड लिया है, मान लीजिए आपने, कंसीडर करिए कि एक हॉलो क्यूबॉइड है। ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं मैं, हॉलो क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में यहाँ पे होल मान लीजिए, देखिए क्या कर रहा हूं समझते जाइए। यहाँ पे एक होल है और इसके ठीक सामने यहाँ पर एक होल है, दोनों होल ठीक आमने सामने है ना। ये डिवाइस भी लगे, आप लोग पढ़ रहे हैं। दो होल्स हैं ठीक आमने सामने। अब लेफ्ट वाले होल से चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देके इंटर कराया जाएगा। लेफ्ट होल से मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज, जिसका मास m था, वेलोसिटी v देकर बॉक्स में इंटर कराया गया। चार्जेस का वेलोसिटी v है ना। v कुछ भी हो सकता है, आप चाहे तो v को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक। अब इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, चलिए बाहर लिख दे रहा हूं मैं, यहां बाहर लिख रहा हूं, ये जो दिखा रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। ओके। और इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए डाउनवर्ड्स है। क्यों डाउनवर्ड मान रहा हूं मैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों हम लोगों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर माना मैंने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर किधर माना मैंने? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन। ठीक। तो ऐसे बॉक्स के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ऐसे बॉक्स के अंदर जब ये चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, तो इंटर करेगा जब चार्ज पार्टिकल, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि यहां पर जब ये चार्ज आया, जब यहां पे चार्ज पार्टिकल आया, तो वेलोसिटी तो इसका एक्स डायरेक्शन में था, इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में था। तो इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स, इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ हुआ, ये रहा मैग्नेटिक फोर्स एफ, मैग्नेटिक। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ रहा। ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नीचे की ओर आया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर है, बना लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर। ठीक है। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जब v नॉट है,
एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जब v इज इक्वल टू वी नॉट है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी जब v नॉट है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जा रहे हैं। कभी तो इक्वल हो सकते हैं ना, कभी ना कभी तो बराबर होंगे ही। तो जब इक्वल होंगे उस समय का वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट मान लेता हूं मैं। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं एट v इज इक्वल टू वी नॉट, जब v इज इक्वल टू वी नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया QE, मैग्नेटिक फोर्स हो गया QV नॉट B। ठीक है ना, तो V नॉट कितना आ गया, V नॉट आ गया E बाई बी, V नॉट आ गया E बाई बी। यानी अगर बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो V नॉट आ जाए, E बाई बी का वैल्यू V नॉट आ जाए, तो पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। अब अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर, इस ब्लैक वाले स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ और दूसरे होल से बाहर निकल आएगा। तो कौन सा पार्टिकल बाहर निकलेगा इधर से, कौन सा चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा, जिसका वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट है ना, v इज इक्वल टू वी नॉट है। जिस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट है वो बॉक्स के बाहर निकल आएगा राइट साइड से। और जिसका वेलोसिटी v नॉट नहीं है, या तो ज्यादा है v नॉट से या फिर कम है, v नॉट नहीं है या तो ज्यादा है या फिर कम है, तो वो चार्ज पार्टिकल बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो बॉक्स के अंदर ही रह जाएंगे। अब सोचिए किसी चार्ज का वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ये QVB जो मैग्नेटिक फोर्स था QVB वो ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऐसे, इस बॉक्स के अंदर ही। कौन से चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट होंगे, जिनका वेलोसिटी v ग्रेटर देन v नॉट है ना, वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कुछ चार्ज पार्टिकल नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब तो आप समझे गए होंगे नीचे की ओर कौन डिफ्लेक्ट होगा, जिसका वेलोसिटी v नॉट से छोटा अब हो, जिसका वेलोसिटी v नॉट से कम होगा वह नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाहर कौन आ पाया, बाहर कौन पार्टिकल आ पाए, बाहर वही पार्टिकल आ पाए जिनका वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट है, बाहर वही पार्टिकल्स आ पाए जिनका वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट है। ठीक है ना, तो ये डिवाइस कैसा काम कर रहा है, ये डिवाइस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v नॉट वाले पार्टिकल को ही बाहर छान के निकाल रहा है। ये वही पार्टिकल्स को सेलेक्ट कर रहा है, बॉक्स के बाहर वही पार्टिकल आएंगे जिनका वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल को सेलेक्ट कर ले रहा है ना। तो कुछ लोग इसे वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं, इस डिवाइस को वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहा जाता है। कितना इजी है ना, है कि नहीं, है ना आसान। क्या करना है इसमें, ऐसा एक बॉक्स लिया गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है। अब इस बॉक्स में आमने सामने लेफ्ट और राइट दो छोटे होल्स हैं, लेफ्ट होल से चार्ज पार्टिकल्स को एंटर कराया गया। अब इनका वेलोसिटी हम लोग कुछ भी रख सकते थे, तो जो चार्ज पार्टिकल अंदर घुसे और जिनका वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट था, उन पर मान लीजिए नेट फोर्स जीरो आया, तो वह वेलोसिटी इतना होना चाहिए, कितना, E बाई बी होना चाहिए। तो जिन जिन चार्ज पार्टिकल्स का वेलोसिटी एग्जैक्टली E बाई बी होगा v नॉट, वो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो आएगा और इससे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये ब्लैक लाइन पर चले जाएंगे और राइट से बाहर निकल आएंगे। तो राइट से बाहर वही पार्टिकल निकलेंगे जिसका वेलोसिटी एग्जैक्टली v नॉट है।
तो ये डिवाइस ने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वी नॉट को सेलेक्ट कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर। जिन पार्टिकल्स का वेलोसिटी वी नॉट से ज्यादा, वी नॉट से ज्यादा वेलोसिटी है, तो वो आप देखिए ये लिखा हुआ है वी नॉट से ज्यादा वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट कर गए, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होके बॉक्स के अंदर ही रह गए। जिनका वेलोसिटी वी नॉट से कम है वह नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो गए, क्यों, क्योंकि उन पर मैग्नेटिक फोर्स कम रह गया, नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो गए और वो अभी बॉक्स के अंदर रह गए। तो पार्टिकल बाहर कौन निकल पाया, जिसका वेलोसिटी एग्जैक्टली वी नॉट है। ठीक, तो ये पहला केस था। क्या है पहला केस, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगला स्पेशल केस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा स्पेशल केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, E and B are parallel, ठीक, but velocity is perpendicular to both। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है। ये दूसरा स्पेशल केस है। तीन स्पेशल केस पढ़ने होते हैं। पहला हो गया जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। सेकेंड केस है ई और बी पैरेलल है, वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बना रहा हूं मैं। मान लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड इसी के पैरेलल बनाना होगा हम लोगों को, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी के पैरेलल बनाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो लाइंस बना रहा हूं मैं दूसरे कलर से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है। अब एक चार्ज पार्टिकल लेना है जिसका वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल लेना है जिसका वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर कि ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू जिसका मास m और इसका वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में है। इन दोनों के परपेंडिकुलर मैं मान लूंगा तो y डायरेक्शन मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है, y डायरेक्शन में, ये रहा वेलोसिटी। तो बन गया वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अब सोचना है क्या होगा इस केस में। तो ऐसे में क्या करना होता है हम लोगों को, जब दोनों फील्ड होते हैं तो क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो यही कह रहा हूं मैं मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा सोचिए, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा सोचिए, दोनों का रिजल्टेंट लीजिए। चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड क्या कराएगा? पर्पल कलर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो क्या करेगा बताइए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है पर्पल कलर से, और ये जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाइए, एक एक करके सोचते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। हेंस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी हो गए परपेंडिकुलर। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है ना सर्कुलर पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किल में घुमाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सर्किल में घुमाएगा। एक बात हो गई। ठीक, आपको याद अगर हो तो सर्किल, जब मैग्नेटिक फील्ड में सर्किल बनता था तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के एक्सिस के लॉन्ग होता था। याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के एक्सिस के लॉन्ग था ना। जब सर्कुलर पाथ है तो देखिएगा, पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, फिर से आप याद कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं रिवाइज कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा, चाहे तो आप रिवाइज कर लीजिए फिलहाल अभी के लिए, कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते थे, याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो पाथ कैसा होता था? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ के एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता था। कोई भी डायग्राम देख लीजिएगा, सर्किल का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड बनता था। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस सर्किल का एक्सिस है, यानी सर्किल वाई जेड प्लेन में है, सर्किल वाई जेड प्लेन में, ठीक है ना। तो सर्किल वाई जेड प्लेन में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का काम खत्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? सर्किल बनाएगा वाई जेड प्लेन में, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन में, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, वाई जेड प्लेन में सर्किल बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल खींचता हुआ चला जाएगा। तो वाई जेड प्लेन में सर्किल बनाइए और एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जाइए। वाई जेड प्लेन में सर्किल बनाते हुए एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई जेड प्लेन में सर्किल बना रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में भागते जा रहे हैं, एक्सीलरेशन के साथ, ऐसे एक्सीलरेशन के साथ इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ पाथ बनना है, ठीक। इस पाथ को क्या कहते हैं बताइए? ऐसे पाथ को क्या कहते हैं? याद है, हेलिक्स कहते हैं ऐसे पाथ को। लेकिन ये खींचा हुआ हेलिक्स है ना, ये हेलिक्स खींचा हुआ है। ये देखिए, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, पाथ इज हेलिक्स या हेलिकल, पाथ इज हेलिकल। अच्छा, आपको याद है कि हम लोग इसको क्या बोला करते थे? ये इसको क्या कहते थे? एक चक्कर लगाने में कितना आगे बढ़ा, इसको क्या बोलते थे? याद है? पिच कहते थे, PITCH, पिच। ये रहा पिच P1। अब ये देखिए, ये ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। दूसरा वाला पिच ग्रेटर है कि नहीं है? यहाँ क्या P1 लेस है, P2 ग्रेटर है ना, ग्रेटर P2, यानी पिच बढ़ रहा है। P2 ग्रेटर क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट करा रहा है, एक्सिलरेशन से आगे जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर आपको याद हो तो पिच क्या था? पिच क्या था? P का वैल्यू याद करिए, V cos थीटा इंटू T था, यही था ना। मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी V cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगा एक्स डायरेक्शन में तो पिच बढ़ते जाएगा। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन दे रहा है इसलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन दे रहा है जिससे v बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, है ना। और इसीलिए हम लोग फाइनली लिखेंगे पाथ इज हेलिकल विथ वेरिएबल पिच। पाथ इज हेलिकल विथ वेरिएबल पिच। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, आपको अलग अलग कंडीशन दिए होंगे। मैट्रिक्स मैचिंग में कई बार देखा है क्वेश्चन मैंने ये,
है ना। मैट्रिक्स मैचिंग में क्या दिया होगा, कॉलम, फर्स्ट कॉलम में, लेफ्ट कॉलम में दिया होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कैसे है, और राइट हैंड साइड में डिफरेंट पाथ दिया होता है। जैसे अगर कॉलम 1 में लिखा होगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, तो क्या आंसर लिखेंगे, हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच, है ना, जो पहले पढ़े थे, अकेले मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हेलिकल पाथ यूनिफॉर्म पिच का था, ठीक है ना। मान लीजिए लिखा होगा कॉलम 1 में वेलोसिटी, सॉरी सॉरी मैंने क्या बोल दिया, अभी गलत बोल दिया, मैं क्या बोला, मैंने पहला क्या बोला, मैंने वेलोसिटी ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, फिर से सुनिए, भूल जाइए, कॉलम 1 फिर से बोल रहा हूं, कॉलम 1 दोबारा बोल रहा हूं, सुनिए, कॉलम 1 दोबारा बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन है मैं ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, तो क्या आंसर देंगे, सर्कुलर पाथ यार, सर्कुलर पाथ, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, तो सेकेंड कॉलम में क्या मैचिंग करेंगे इसका, सर्कुलर पाथ का। बी देखिए, सेकेंड ऑप्शन देखिए, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर, क्या आंसर लिखेंगे, हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच, हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच, ठीक। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या आंसर लिखेंगे, यही वाला, हेलिकल पाथ विथ वेरिएबल पिच, है ना। तो बस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह से तैयारी करनी है, याद रखना है आपको, ओके, आपको याद रखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो पाथ है उसको याद करते रहिए। लास्ट लास्ट केस है, लास्ट केस है, तीसरा, v बराबर 0, वेलोसिटी 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी 0 है। एक्चुअली आज तक ये वाला सवाल कभी आया नहीं है, आईटीजे में ये सवाल नहीं आया है, ये थोड़ा टफ माना जाता है, तो एक काम करता हूं ना, मैं आपको इसे याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, पेज से बाहर निकलता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर निकलता हुआ है, ऐसे, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ये मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है ना। ये मान लेता हूं मैं, जैसे आप मानते हैं एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, कलर चेंज कर दूं, चलिए कलर चेंज करता हूं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, डाउट ना हो। तो अभी ब्लैक वाला क्या लिखा मैंने, ये जो लिखा वो क्या लिखा, ये लिखा मैग्नेटिक फील्ड, ये ब्लैक वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अब दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है वाई डायरेक्शन में, तो हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर,
ठीक है ना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, चार्ज को रेस्ट से छोड़ देना है। ठीक है ना, चार्ज को रेस्ट से छोड़ना है, चार्ज को कोई वेलोसिटी नहीं देना है, रेस्ट से छोड़ देना है। तो चार्ज को मान लीजिए ओरिजिन से छोड़ दिया गया, वेलोसिटी नहीं देना है, रेस्ट से छोड़ना है। तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है ये, प्लस क्यू एम मास और v बराबर 0, इसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, मैंने कहा कि आज तक ये सवाल कभी आया नहीं आईआईटी में, तो आपको क्या करना चाहिए ना कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ऊपर ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसे ऊपर ले जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसे घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ले जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इसे घुमाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर जाते जाते घूमते जाएगा। देखिए ऐसे, देखिए ऊपर जा रहा है और घूम रहा है, ऊपर जा रहा है घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ऊपर जा रहा है घूम रहा है, फिर घूमते घूमते इसका वेलोसिटी नीचे की ओर हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, यहाँ पर जहां चला वापस आ जाएगा वहीं पर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर ले जाएगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा, फिर ऐसे घूमते घूमते ये वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो इस तरह का पाथ बनेगा। अब फिर बोल रहा हूं आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। मैं बता देता हूं कि पाथ कैसा होगा। क्या हुआ, ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल चला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है, घूमते 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 वेलोसिटी एक बार को नीचे आ गई तो और नीचे आ गया, वापस एक्स एक्सिस पे आ गया ये। अब वापस एक्स एक्सिस पे आ गया ये चार्ज प्लस क्यू, तो फिर वही कहानी रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा। तो इस तरह से ये पाथ बन जाता है। ठीक, अब इस पाथ को साइक्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइक्लॉयड। इस पाथ को साइक्लॉयड कहते हैं। ठीक है ना, तो इस पाथ को साइक्लॉयड कहते हैं। इसको साइक्लॉयड कहते हैं। अगर आपको याद हो तो रोटेशन में आप साइक्लॉयड पढ़े थे, रोटेशन में साइक्लॉयड पढ़े थे आप। रोटेशन में साइक्लॉयड था कि रोलिंग व्हील के सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट का पाथ, रोलिंग व्हील के सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट का पाथ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई व्हील रोल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई व्हील रोल कर रहा है, तो उसके सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट का पाथ ऑब्जर्व करेंगे तो वह साइक्लॉयड आता था। ठीक है ना, याद है आपको, तो एक चक्कर में कितना दूर चल लेता था ये, 2 पाई आर। आर क्या था, व्हील का रेडियस, 2 पाई आर चल लेता था। मैक्सिमम हाइट पहिए का, व्हील का मैक्सिमम हाइट कितना, अरे किसी भी पहिए का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 2r, है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं आपको r याद करा दूं कैसे भी करके, तो आप एक साइक्लॉइड का रेंज निकाल देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल देंगे ना एक साइक्लॉइड का, 2 पाई आर। मैक्सिमम हाइट ऑफ साइक्लॉइड निकाल देंगे ना 2r, तो आपको क्या याद करा दूं मैं, r। तो देखिए आपको r कैसे याद करा रहा हूं मैं। रोलिंग व्हील की बात आ रही है, तो रोलिंग व्हील में, रोलिंग व्हील में v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, रोलिंग व्हील में v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या पढ़ा है, वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या पढ़ा है, v नॉट इज इक्वल टू, दिखाऊं, देखिए ये वेलोसिटी सिलेक्टर, ये देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है स्क्रीन पर। वेलोसिटी सिलेक्टर में ये v नॉट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, v नॉट कितना आया, e बाई बी, है ना। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में v नॉट e बाई बी होता है। एक तो v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा और दूसरा v नॉट इज इक्वल टू e बाई बी। ध्यान रखिए ये डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं मैं। तो v नॉट e बाई बी हो गया। इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लीजिए, इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा
आर ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई बी। अब ओमेगा आपको पता है, बताइए ओमेगा क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल मूव करा तो ओमेगा क्या होता है? टाइम पीरियड याद है ना, 2πm/क्यूबी। तो ओमेगा क्या था? क्यूबी अपॉन एम, यही ना होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? क्यूबी बाई एम। याद आया? टाइम पीरियड कितना आया था? 2πm/क्यूबी। तो ओमेगा कितना होता है? क्यूबी बाई एम। तो क्यूबी बाई ओमेगा रख दिया। आरएचएस जैसा है छोड़िए। देखिए आर आपको याद करा दिया मैं। आर का वैल्यू क्या आ गया? आर आ गया एम ई डिवाइडेड बाई एम ई डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर। तो आप ये याद रखिए फॉर्मूला। वैसे आज तक कभी आईआईटी में ये आया नहीं है ना। इसका डेरिवेशन काफी लेंथी होता है, तो इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक से याद करा दिया। रोलिंग व्हील में वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी सिलेक्टर में वी नॉट इज इक्वल ई बाई बी। ये दोनों तो याद करना ही था, बस इन्हीं दोनों का हेल्प लीजिए। वी नॉट और दो वी नॉट आप निकाले हैं, इक्वेट कर दीजिए तो आर ओमेगा ई बाई बी हो गया। आर ओमेगा ई बाई बी हो गया। अब ओमेगा की जगह सर्कुलर मोशन जो पढ़े थे हम लोग थोड़ी देर पहले अभी, कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए तो सर्कुलर मोशन करता है। उसमें ओमेगा यही ना पढ़े थे, क्यूबी बाई एम। तो ओमेगा रख दिया क्यूबी बाई एम, यहां से आर का वैल्यू आ गया। तो अगर आपको आर याद हो जाइए तो रेंज ऑफ साइक्लॉइड क्या हो जाएगा? 2πr। हाइट ऑफ साइक्लॉइड क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा? तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। एज्यूम करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लीजिए बी वेक्टर लिख दे रहा हूं मैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर मान लीजिए इस तरह से रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। कितना करंट? आई। करंट आई फ्लो हो रहा है। तो हम लोग को अगर जानना हो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पर फोर्स क्या होगा, तो हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पूरे वायर पर फोर्स एक साथ नहीं निकालेंगे, उसके एलिमेंट पर फोर्स निकालेंगे। तो मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर का एलिमेंट रहा डीएल, है ना। डीएल किधर मान रहा हूं? करंट के डायरेक्शन में। यह मैंने कहा कि पूरे वायर पर एक साथ फोर्स नहीं निकालेंगे, इस वायर का छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, डीएल वेक्टर। किधर डीएल वेक्टर होगा? करंट के डायरेक्शन में वायर का छोटा पार्ट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच क्या एंगल बन रहा है? थीटा। तो ऐसे में इस एलिमेंट पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिफाइंड होगा डीएफ बराबर आई डीएल क्रॉस बी, है ना। तो किसी करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स का यह डेफिनेशन हो गया।
एलिमेंटल वायर पर, छोटे से एलिमेंट पर क्या हो गया, df इज इक्वल टू आई dl क्रॉस बी। ठीक है, ओके। अब इसी के हम लोग कंडीशंस को कुछ स्पेशल केसेस बना के याद करेंगे। जैसे पहला स्पेशल केस है कि मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज यूनिफॉर्म। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड वायर इज स्ट्रेट। ये पहला केस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर रखा हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्ट्रेट वायर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स क्या आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बेसिक तो जान गए कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस वायर का एक एलिमेंट लेते हैं डीएल वेक्टर। इस डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, करंट के डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो उस डीएल वेक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना आता है, आई डीएल क्रॉस बी। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब पहला केस बनाए हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखे हैं। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर रखना है। हम लोग अब स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर का टोटल लेंथ, इस वायर का टोटल लेंथ एल मान लीजिए, वायर का टोटल लेंथ एल मान लीजिए। ओके, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसका छोटा एलिमेंट मानेंगे। जब छोटा एलिमेंट मानेंगे डीएल, जैसा कि सिखाया आपको मैंने कि पूरे वायर पर एक साथ फोर्स नहीं निकालते हैं डेरिवेशन करते समय, तो हम लोग सबसे पहले डीएल मानते हैं। तो ये डीएल किधर मानते हैं, छोटा हिस्सा डीएल लोग मानते हैं करंट के डायरेक्शन में। तो ये रहा डीएल वेक्टर, किधर मान लिया, यह करंट के डायरेक्शन में डीएल वेक्टर एज्यूम कर लिया। तो इस डीएल वेक्टर पर डीएफ क्या लिख सकते हैं, अब आप आई डीएल क्रॉस बी, है ना। अब सोचिए इसमें वेरिएबल क्या है, जब आप इसको लिखेंगे डीएफ बराबर आई डीएल बी साइन थीटा, तो इसमें क्या वेरिएबल है बताइए। मुझे लगता है केवल डीएल वेरिएबल है, कांस्टेंट करंट तो आई है ही है। अब थीटा वेरिएबल नहीं है, क्यों, देखिए यहां पर डीएल और बी के बीच एंगल देखिए, यहां पर डीएल मानते तो डीएल और बी के बीच एंगल देखिए, स्ट्रेट है ना, वायर तो स्ट्रेट है, वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो सवाल में दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्स एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बराबर एंगल बनाएगा क्योंकि वह यूनिफॉर्म है, और वायर भी स्ट्रेट है तो वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से हर जगह बराबर एंगल बनाएगा। थीटा भी वेरिएबल नहीं है। तो जब आप टोटल फोर्स एफ निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे डीएफ को, टोटल फोर्स एफ निकालने के लिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे डीएफ को तो केवल डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा तो क्या आया, आई एल बी साइन थीटा, है ना। आप चाहे तो वेक्टर में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा वेक्टर में, आई एल क्रॉस बी, है ना, आई एल क्रॉस बी। तो ये आ गया फॉर्मूला, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और वायर स्ट्रेट हो। तो आगे से हम लोग इसे याद रखेंगे, अब डायरेक्टली यही अप्लाई करेंगे, अब इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना। इसलिए थ्योरी पढ़ा जाता है कि फाइनल रिजल्ट बना के याद रखें आप।
तो ये फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा कब लगेगा? जब वायर स्ट्रेट रहे और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, डायरेक्ट आई एल क्रॉस बी चाहे आई एल बी साइन थीटा। ठीक है ना? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर रखा हुआ है तो इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आई एल बी साइन थीटा लगाइए या फिर वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी लगा दीजिए। ठीक है? दूसरा केस देखिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वायर स्ट्रेट है। अब मान रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म but wire is not straight, but wire is not straight। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ठीक बात, लेकिन वायर स्ट्रेट नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यह देखिए। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रखना था, वायर को हम लोग स्ट्रेट नहीं मानेंगे इस बार। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना? ये देखिए, बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। इस बार स्ट्रेट वायर नहीं लेंगे, इस बार वायर का कुछ और शेप, किसी भी इरेगुलर शेप का वायर लेंगे। तो मान लीजिए कि वायर इरेगुलर शेप का है, ये वायर इरेगुलर शेप का है, किसी भी इरेगुलर शेप का है, ऐसे मान लीजिए। ये वायर का नाम लिख देता हूं, पी क्यू। वायर का नाम है पी क्यू और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है ना? इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इस वायर पर फोर्स निकालना है। कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है लेकिन वायर स्ट्रेट नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है? इस वायर पर फोर्स निकालना है। तो क्या सिखाया आपको मैंने कि अगर डेरिवेशन करने का मन है तो पूरे वायर पर एक साथ फोर्स नहीं निकाला जाता है, एलिमेंट माना जाता है। तो एलिमेंट मानना शुरू कर रहा हूं। पी के पास जो एलिमेंट है, यहां पर सबसे पहले पी पॉइंट के पास एलिमेंट माना। ऐसे एलिमेंट किधर मानते हैं? एलिमेंट किधर मानते हैं? एलिमेंट मानते हैं करंट के डायरेक्शन में। तो ये एलिमेंट मान लिया। कहा माना है? इनिशियल पॉइंट पी के पास। ठीक है ना? तो इसे लिख दे रहा हूं मैं डी एल पी। इस एलिमेंट का नाम लिख दे रहा हूं मैं डी एल पी। ठीक है? डी एल पी नाम लिख दिया। फिर ऐसे ही अगला एलिमेंट माना, डी एल वन नाम लिख दिया। ऐसे करते करते सबसे लास्ट में एलिमेंट माना, सबसे लास्ट में क्यू पॉइंट के पास, और इस एलिमेंट का नाम लिख दिया डी एल क्यू। ठीक है? तो बताइए, जब आप टोटल फोर्स निकालेंगे तो सभी एलिमेंट पर फोर्स जोड़ देना होगा। अरे वेक्टर एडिशन यार, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? सभी फोर्स का एडिशन। तो डीएलपी पर फोर्स डीएफपी, डीएल1 पर फोर्स डीएफ1, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। कहां तक? जहां तक एलिमेंट आप मान रहे हैं, क्यू तक, सभी को जोड़ देंगे। चलिए सबका वैल्यू रखिए। पहला वाला क्या होता है? आई डी एल बी, लेकिन ये किसके लगाना है? पी के लिए। तो आई डी एल पी क्रॉस बी। दूसरा वाला किसके लिए अप्लाई करना है? वन के लिए। तो आई डी एल वन क्रॉस बी। ऐसे ही लास्ट वाला किसके लिए अप्लाई करना है? क्यू के लिए। तो आई डी एल क्यू क्रॉस बी। सभी एलिमेंट्स के लिए लिख दीजिए इस तरह से। ठीक?
अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो एफ वेक्टर आई लिया कॉमन, DLP प्लस DL1 प्लस DLQ ब्रैकेट बंद क्रॉस बी। आई और बी कॉमन ले लिया है मैंने, जैसे है आई पहले है तो LHS में आया, बी बाद में है तो RHS में आया। अब बताइए ये ब्रैकेट क्या है, ये सोच के देखिए ये ब्रैकेट क्या है, बताइए। अरे डिस्प्लेसमेंट याद है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर देखिए, ऊपर डायग्राम में देखिए, यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर ऐसे करते करते यहां पे आ गए। तो ये सभी वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गए, फिर यहां गए, ऐसे करते लास्ट में यहां आ गए, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला आएगा, यही ना होगा। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में पूरा डिस्प्लेसमेंट P से लेके Q तक आ जाएगा, यही ना आएगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट P से लेके Q तक आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये ब्रैकेट क्या है, P से लेके Q तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां डायग्राम में भी दिखाता हूं, ये P से लेके Q तक का ऐसे, ये रहा, ये P से लेके Q तक का इस तरह से, ठीक। तो ये रहा PQ वेक्टर, ये ब्रैकेट क्या है, PQ वेक्टर है। तो फोर्स क्या आ गया, फोर्स F बराबर आ गया I ब्रैकेट में PQ वेक्टर क्रॉस B, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। डेरिवेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आया, फाइनल रिजल्ट आपको याद करना है। देखिए किसी भी एलिमेंट पर फोर्स I dl क्रॉस B होता है, ये तो बेसिक थ्योरी है। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, वायर स्ट्रेट, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वायर स्ट्रेट, तो आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वायर नॉट स्ट्रेट, कर्व वायर, तो आई पी क्यू क्रॉस बी। एक बात तो निश्चित हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक बात निश्चित हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग को इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स का सवाल हो, मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा हो और फोर्स का सवाल हो, तो सबसे पहले नजर मारिएगा मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो समझ लीजिएगा सवाल आसान है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट वायर तो आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर तो आई पी क्यू क्रॉस बी। पी क्यू याद करिए, डिस्प्लेसमेंट पी से लेके क्यू तक का। पी कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जहां से करंट स्टार्ट किया चलना। क्यू कौन सा पॉइंट है, जहां करंट आके फाइनली खत्म हुआ वायर में, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पीक्यू मेथड हम लोग इसे कहेंगे, आगे से लोग इसे पीक्यू मेथड कहेंगे। जब भी पीक्यू मेथड कहूंगा तो ये डायग्राम याद कर रखिएगा, ठीक। क्या बोला मैंने, कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पर फोर्स का सवाल हो तो सबसे पहले कहां नजर जानी चाहिए आपकी, मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिख गया तो समझ लीजिए सवाल आसान है। स्ट्रेट वायर तो आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर तो आई पी क्यू क्रॉस बी, ठीक है ना। स्ट्रेट वायर तो आई एल क्रॉस बी, और अगर कर्व वायर तो आई पी क्यू क्रॉस बी, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट याद करते रहिए, दो स्पेशल रिजल्ट आपके सामने है। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, अब कुछ इजी केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हेन every segment of wire
is along magnetic field। जब वायर का हर सेगमेंट मतलब पूरा का पूरा वायर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। When every segment of wire is along magnetic field, then F बराबर 0। जब पूरा वायर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया तो फोर्स 0 होगा। क्यों? एज थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट ILB साइन थीटा याद है ना? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे ना, तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, DL और B पैरेलल हो जाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों? दोनों के बीच एंगल थीटा 0 है। तो अगर वायर पूरा का पूरा वायर का हर एक सेगमेंट यानी पूरा वायर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो ऐसे वायर पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक? When every segment of wire is perpendicular to magnetic field, to uniform magnetic field। जब वायर का हर सेगमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो ऐसे में साइन थीटा 1 हो जाएगा। जब हर जगह थीटा 90 बन रहा है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? IF बराबर ILB साइन थीटा 1 हो गया, है ना? मैक्सिमम आएगा फोर्स ये। तो फोर्स मिनिमम 0 कब? जब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वायर हो। मैक्सिमम फोर्स कब? जब वायर का हर सेगमेंट पूरा का पूरा वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। आसान है ना? अरे साइन थीटा 1 हो गया यार, फोर्थ केस में साइन थीटा 1 हो गया, ILB बचा। ठीक है? अब मान लीजिए पांचवा केस मान लीजिए, फिफ्थ केस है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, magnetic field is uniform and current carrying wire is a closed loop। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग वायर क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप ये बताइए स्ट्रेट है कि नहीं है? अगर मैं बोल रहा हूं वायर क्लोज लूप है, वायर इज द क्लोज लूप, तो ये स्ट्रेट वायर है कि नहीं है? नहीं है, ये तो घूम फिर के जहां से चले वहीं आ गए ना। जैसे सर्किल बना दीजिए, क्लोज लूप मतलब सर्किल बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए, किसी भी तरह से जहां से चले वहीं वापस आना है तभी ना क्लोज लूप बनेगा। तो वायर तो स्ट्रेट रहा नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या बोला था आपसे मैंने कि जब भी फोर्स की बात हो तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सोचिएगा। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? स्ट्रेट वायर होता तो क्या लिखते? IL क्रॉस B, क्योंकि ये लूप है जहां से चले वहीं पहुंच गए, कर्व हो गया, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? IPQ क्रॉस B, है ना? है कि नहीं? लेकिन क्योंकि ये लूप है, बट वायर इज अ लूप। लूप मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? लूप मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट PQ बराबर क्या लिख दूं? 0। हेंस कितना आ गया फोर्स? 0। ठीक? फिर बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। जब कभी भी सवाल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पर फोर्स का हो तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पर ध्यान देना है।
सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो गया तो समझ लीजिए इंटीग्रेशन नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो गया तो इंटीग्रेशन नहीं करना है। ओके, स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट है, आई पी क्यू क्रॉस बी। पी क्यू वायर पर जो फोर्स लगेगा, हाइपोथेटिकल वायर डिस्प्लेसमेंट वायर पी क्यू मान लीजिए, उस हाइपोथेटिकल वायर पी क्यू पर जो फोर्स लगेगा वही आंसर लिख देना है, आई पी क्यू क्रॉस बी। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहला केस स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, दूसरा केस कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी। पहला केस क्या बोला मैंने, स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। दूसरा केस क्या बोला, कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी। तीसरा केस क्लोज लूप फोर्स जीरो। ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी, लूप जीरो। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब। ओके, पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 है कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मानिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लेक्सिबल समझते हैं आप, फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि जरा सा भी उस पर फोर्स लगे, फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि जरा भी उस पर फोर्स लगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। यही ना मतलब होता है फ्लेक्सिबल का, लचीला। जरा भी उस पर फोर्स लगे तो उसका शेप बदल जाएगा। तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्लेक्सिबल वायर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्लेक्सिबल वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेक्सिबल वायर, बल्कि लूप रखा है, वायर की जगह लूप मान रहा हूं, करंट कैरिंग लूप, फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप। ये देखिए ऐसे, ये फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप है। ओके, तो जब इस फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप में जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, यह देखिए, करंट आई जैसे ही फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, हर वायर के हर एलिमेंट पर फोर्स लगेगा। हालांकि नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स तो जीरो ही आएगा ना। क्यों, अरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अभी तो याद कराया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो 3 केस याद कराया ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी, लूप तो जीरो, लूप है ना तो जीरो लगेगा फोर्स। कैसे, देख लीजिए, ये डीएल है, मान लीजिए डीएल है, इस डीएल पर इधर फोर्स डीएफ, डीएल अगर आप यहां मान रहे हैं तो इधर फोर्स डीएफ। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डीएल के परपेंडिकुलर ही ना आएगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही ना आता है। तो डीएल के परपेंडिकुलर इसलिए बना रहा हूं डीएफ में, अगर डीएल आप यहां मानते हैं, यहां माने तो परपेंडिकुलर इसका डीएफ, कहीं भी आप डीएल मानेंगे तो डीएफ किधर जाएगा, उसके परपेंडिकुलर जाएगा। यहां मान लिए तो किधर जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर जाएगा। तो बताइए ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स कर क्या रहा है, ये फोर्स वायर के हर एलिमेंट को बाहर की तरफ खींच रहा है, और क्योंकि ये वायर फ्लेक्सिबल है तो खींचा भी जाएगा,
खींच भी जाएगा, है कि नहीं? तो हर एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, वायर को बाहर की ओर खींच रहा है। तो ऐसे में ये वायर बन जाएगा कैसा, ऐसे में वायर बन जाएगा सर्कुलर, ठीक है ना, ये वायर बन जाएगा सर्कुलर ऐसे, ठीक है ना भाई। हर तरफ से खींचेंगे आप, हर एलिमेंट को बाहर खींचेंगे और ये वायर का शेप बदल सकता है, फ्लेक्सिबल है, सर्कुलर बन जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि आर रेडियस का सर्किल बन गया, ये आर रेडियस का ये सर्कुलर शेप बन गया, ठीक है ना, आर रेडियस का सर्कुलर शेप बना लिया इसने। डायग्राम दोबारा बना रहा हूं मैं, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाने का मन है मेरा, तो ये छोटा बना रहा हूं डायग्राम की जगह थोड़ा मेरे पास रहे। तो आर रेडियस का इस तरह से ये सर्कुलर वायर बन गया, ठीक है ना, करंट आई फ्लो हो रहा था इसमें, ओके। लेकिन फोर्स तो अभी लगता ही रहेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना, और करंट कैरिंग वायर भी है, तो फोर्स तो अभी भी लगता रहेगा, ठीक, फोर्स अभी भी लगता ही रहेगा इस पर। आप कहीं भी डीएल मानेंगे, जैसे आप यहां डीएल मान लिए, तो फोर्स डीएल के परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि डीएफ क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स डीएल के परपेंडिकुलर, डीएफ लगता ही रहेगा, कहीं भी आप डीएल मानिए, फोर्स डीएफ उसके परपेंडिकुलर लगता ही रहेगा। तो चार जगह चलिए बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब क्या होगा, वायर जितना खींचना था उतना तो खींच गया, लेकिन फोर्स अभी भी लग रहा है, वायर को और खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वायर में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अरे धागा जितना आप है उतना ही खींच के पकड़े रहे, धागा जस्ट टाइट रखें, टेंशन जीरो, उस धागा का जितना लेंथ है उससे और खींचने की कोशिश करेंगे तो धागा टेंशनाइज हो जाएगा, इस करंट कैरिंग लूप में टेंशन आ जाएगा, वही टेंशन निकालना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो उस टेंशन को कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे, हाफ लूप बना लेता हूं मैं, आधा लूप, ये मान लीजिए हाफ लूप है, ठीक है ना, ये हाफ लूप, आधा वायर कंसीडर किया मैं। अरे कैलकुलेशन करने के लिए जैसा मन, जैसा सिखा रहा हूं वैसा सीखिए। तो मैंने क्या किया, हाफ लूप एज्यूम किया, हाफ लूप इस तरह से मान लिया ऐसे, ये सेम कलर से बता रहा हूं कि आपको पता रहे क्या कर रहा हूं मैं, इस वायर का हाफ पोर्शन बना लिया, क्यों, देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। ये करंट आई जा रहा है, एक काम करिए, इस पॉइंट को P मानिए और इस पॉइंट को Q मानिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि हम लोग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर्व वायर पर फोर्स लिखने आता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कर्व वायर हो तो फोर्स लिखने आता है, वही तीन केस जो बार बार याद करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, वही तीन केस जो आपको बार बार याद करा रहा हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी, लूप तो जीरो, तो लूप पर नेट फोर्स यहां जीरो हो गया, तो जीरो से कोई कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए आधा पोर्शन मान लिया मैंने इसका। इस हाफ पोर्शन पे क्या लिखेंगे, फोर्स आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी ना, एफ बराबर लिखेंगे आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी, तो आई पी क्यू बी हो गया ना, हो गया ना, मैग्नेटिक फोर्स आई पी क्यू बी। और टेंशन, टेंशन किधर लगता है, टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होता है, यहां पर टेंशन टी टेंजेंशियल, यहां पर टेंशन टी टेंजेंशियल, ठीक। अब बताइए नेट फोर्स कितना था, जीरो, तो ऊपर नीचे फोर्स बराबर कर दूं, तो नीचे कितना, 2T, ऊपर कितना, आई पी क्यू बी, चलिए पी क्यू का वैल्यू रखिए,
आई पी क्यू कितना दिख रहा है 2R, बी 2 और 2 कट गया, टी कितना आ गया IRB, है ना। ये टेंशन है। जब कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्लेक्सिबल वायर रखा जाएगा, फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप रखा जाएगा, तो वह लूप सर्कुलर शेप अटेन कर लेगा और फाइनली इक्विलिब्रियम में उसमें टेंशन आ जाएगा। उस टेंशन, ये रहा टेंशन, फाइनली इक्विलिब्रियम में उसमें टेंशन आ जाएगा। उस टेंशन का वैल्यू कितना आया IRB, ठीक है ना, टेंशन आया IRB। ओके, ठीक है।